देश को 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू, जी हां, द्रौपदी मुर्मू फाइनल रूप से अब चुनाव जीत चुकी हैं। और इस चुनाव में आपको बताएं 3 चरणों की वोटिंग की गिनती में तीनों चरणों में भारी बहुमत के साथ बढ़त बनाए हुए थे। और शुरुआत हुई थी सांसदों की वोटिंग की गिनती से। इस सांसदों की वोटिंग में ऐसी वोट प्रतिशत द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। आपको बताएं 540 सांसदों का समर्थन द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मिला, जबकि यशवंत सिन्हा को मात्र 208 सांसदों का मत मिला। अब इसी से आप आइडिया लगा लीजिए कि जो यशवंत सिन्हा हैं उनके साथ द्रौपदी मुर्मू की तुलना में आधे भी सांसद साथ नहीं थे। इसके बाद राज्यों की जो विधायक हैं उनके वोटों का प्रतिशत की गिनती हुई, उनकी वैल्यू की गिनती हुई और दूसरे और तीसरे जो चरण थे उनमें भारी बहुमत के साथ द्रौपदी मुर्मू जीत गई। और द्रौपदी मुर्मू का यूं तो पहले से ही जीतना तय था, लेकिन विपक्ष ने यह दिखाने की कोशिश की कि हम एनडीए को, मोदी के कैंडिडेट को, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को कड़ी टक्कर देंगे और हम कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इसको लेकर के शुरुआत की गई थी और शरद पवार ने इसको बीड़ा उठाया था कि हमारी तरफ से भी विपक्ष की तरफ से एक कैंडिडेट रहेगा। उसमें हमने देखा था शुरुआत में ममता बनर्जी, कांग्रेस और ये एनसीपी के लोग सब खड़े हुए थे और इन्होंने ऐसा विचार किया कि किसको खड़ा किया जाए ताकि ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हम कड़ी टक्कर दे सकें। अल्टीमेटली इन्होंने यशवंत सिन्हा को चुना और यशवंत सिन्हा को चुनने के पीछे का जो इनकी सोच थी वो यही थी कि ये भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, ये आईएएस अधिकारी रहे हैं, तो एक तो पढ़ा लिखा ज़्यादा हो गए, फिर दूसरा बीजेपी से ये गद्दारी करके आए हैं, तो इनमें कुछ ऐसी चीज़ें बोलेंगे और इसका असर मीडिया में भी ऐसा जाएगा कि ये कहा जाएगा कि ये देखिए भारतीय जनता पार्टी में थे, मंत्री भी थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर अलग आए, इसका मतलब भाजपा गड़बड़ है। और ये सारा नैरेटिव चलाने का विचार करते हुए ये आए थे। लेकिन इस सब विचारों के बाद जब एनडीए ने अपने कैंडिडेट की घोषणा की तो उसी दिन ये जो विपक्ष है ये हार गया था। यशवंत सिन्हा हो सकता है वो आईएएस हैं तो द्रौपदी मुर्मू से शिक्षा उन्होंने ज्यादा ली है, लेकिन योग्यता कोई डिग्रियों से हासिल नहीं होती, योग्यता के लिए कोई डिग्री पहचान नहीं होती। और यह सिद्ध कर दिया है द्रौपदी मुर्मू ने, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का यदि आप जीवन देखेंगे, मैं इसको पहले से कह रहा हूं कि वो एक आदिवासी क्षेत्र में जन्मी एक महिला और उसके बावजूद उन्होंने समाज के लिए और देश के लिए जो कुछ किया है उसकी तुलना में यशवंत सिन्हा का जीवन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यशवंत सिन्हा में कोई कमी है, लेकिन तुलनात्मक अगर अध्ययन करते हैं तो द्रौपदी मुर्मू की तुलना में यशवंत सिन्हा का व्यक्तिगत जीवन कहीं नहीं ठहरता। द्रौपदी मुर्मू जो एक ट्राइबल एरिया में रहती थी, वहां पली बढ़ी और ऐसे क्षेत्र में जहां अभावग्रस्त जिंदगी जीते हैं लोग, ऐसे में यदि द्रौपदी मुर्मू ऐसी बन पाई कि उन्होंने अपने 2 बेटे, जवान बेटे खोए, पति खोया और इनकी मौत के बाद उन्होंने निर्णय क्या किया कि जो उनके ससुराल की जमीन है उस जमीन को वो एक ट्रस्ट को सौंप देंगी। एक ट्रस्ट बनाई और ट्रस्ट बनाकर उस जमीन को सौंप दिया, यानी मालिक खुद होते हुए भी मालिक नहीं बनी। और ट्रस्ट बना करके एक उन्होंने वहां एक स्कूल खोला और वो स्कूल भी आदिवासी एरिया को ध्यान में रखते हुए खोला गया। तो वहां जो है वो छात्रावास वाला खोला गया था, यानी वहां छात्रावास भी था बोर्डिंग स्कूल के रूप में। वो पहला स्कूल वहां ऐसा बना जिसमें इंग्लिश की शिक्षा भी दी जाती थी और क्षेत्रीय भाषा की भी शिक्षा दी जाती थी। ये क्षेत्र के लिए जो उन्होंने काम किए आदिवासी क्षेत्रों में, वहां आदिवासी महिलाओं के उत्थान के लिए, आदिवासियों की आवाज को उठाने के लिए उन्होंने हमेशा अपने आप को सर्वस्व उन्होंने अपना न्यौछावर किया। और जिसके कारण से जो उड़ीसा के राजनीतिक दल थे उन्हें यह समझ में आया कि इनका इतना महत्व है, समाज में इतनी पकड़ है, तो उन्होंने आग्रह किया कि आपको राजनीति में आना चाहिए। इनकी इच्छा नहीं थी,
लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने सोचा कि राजनीति में आने के बाद लोगों की और अच्छे से सेवा हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे काम इन्होंने देखे कि सरकार के लेवल पर अटक रहे थे। वो आदिवासियों के लिए कुछ बात करने जाती थी तो सरकार लेवल पे पता लग रहा था, कभी अधिकारी नहीं चुन रहे हैं, कभी मंत्री जी का टाइम नहीं मिल रहा, और इसलिए उन्होंने तय किया कि ठीक है, मुझे मेरे आदिवासियों की सेवा करनी है, इनकी आवाज़ को ऊपर उठाना है, तो राजनीति में आना पड़ेगा। और वो राजनीति में आई तो मंत्री तक बनी, और मंत्री बनने के बावजूद इनकी जो सज्जनता है, जो सरलता है, वो हम सब ने देखी। मंदिर में आकर के नियमित रूप से, एक मंदिर था जिसमें नियमित रूप से आकर झाड़ू और पोछा लगाती थी, सहज एक शंकर भगवान की भक्त बन के। आपको ये बताऊं कि ये एक कोइंसिडेंट कहिए कि शंकर भगवान की अनन्य भक्त द्रौपदी मुर्मू, जो मीडिया वाले फोटो ले रहे थे उस पर भी संकोच नहीं किया कि ये राष्ट्रपति की कैंडिडेट घोषित हुई, और उसके बाद जब ये घोषणा हुई तो सबसे पहले वो कहाँ गई? अपने भोले बाबा के मंदिर, और वहाँ वही सेवा की जो ये सदा करती आई थी। यानी ये नहीं सोचा कि अब मैं देश की राष्ट्रपति बन जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, मीडिया क्या कहेगा। झाड़ू मंगाई सेवादार से और खुद झाड़ू लगाने का जो क्रम था उसको किया। तो भोले बाबा की कृपा देखिए, सावन का महीना है, कांवड़ यात्राएं चल रही हैं, चारों तरफ बोल बम के नारे गूंज रहे हैं, और ऐसे में द्रौपदी मुर्मू जो शंकर भगवान के अनन्य भक्त हैं, भोले बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया और देश का सर्वोच्च पद द्रौपदी मुर्मू के लिए बाबा ने चुनकर दिया है, सेवा के लिए। यानी बिल्कुल शंकर भगवान का इसको साक्षात आशीर्वाद कहेंगे कि भोले बाबा के जो भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, आज आप देखेंगे तो देश की राजनीति का किस तरह का रूप और रंग बदला हुआ है कि देश के राष्ट्रपति शंकर भगवान की अनन्य भक्त वो सर्वोच्च पद पर बैठी है, देश के प्रधानमंत्री वो शंकर भगवान के अनन्य भक्त, और गले में वो पहनते हैं रुद्राक्षों की माला, माथे पर लगाते हैं त्रिपुंड, और शंकर भगवान की शरण में, चाहे वो बद्रीनाथ हो, फिर चाहे वो काशी हो, फिर चाहे वो बैजनाथ धाम हो, उसकी सेवा में प्रधानमंत्री जी हमेशा ध्यान रखते हैं और अग्रणी होकर के पूजा पाठ करते हैं और खुलकर करते हैं। और इसी में आप देखेंगे कि आज योगी आदित्यनाथ जी, जो उनका गोरक्ष पीठ है, वो भी भोले बाबा के पूजा पाठ करने वाले। ये सब आज जो राजनीति में बदलाव आया है, ये कोई अचानक होने वाली क्रिया नहीं है। इसके पीछे आप समझ लीजिए कि परमपिता परमात्मा और भोले बाबा की सब इच्छा से ये हो रहा है कि उनका काम करने के लिए, जो शंकर भगवान को काम करना है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब भी परमपिता परमात्मा को कोई अपना काम कराने होते हैं तो उसके निमित्त किसी को यहां अवतार करके, यानी उतार करके, आत्मा उस शरीर में वही रहेगी लेकिन उसको शक्तियां देकर के उतारा जाता है। हमारे यहां उदाहरण है कि दुर्गा मां को जब राक्षस का वध करना था तो अस्त्र शस्त्रों से लैश उस ब्रह्मा की, सारी ब्रह्मांड की शक्तियों ने उनको किया। इसी तरह हमने देखा राम रावण का युद्ध, राम जी एक भाई के साथ अकेले चले थे, लेकिन किस तरह से उनको अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया गया, शक्तियां दी गई देवताओं द्वारा। ठीक इसी तरह आज देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री, जैसे मैंने कहा योगी आदित्यनाथ, उनको देवलोक से शक्तियां प्राप्त हैं और वो परिवर्तन करने के लिए आए हैं, जिसके कारण आज आप देखेंगे कि देश का राष्ट्रपति हो, देश का प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, और राजनीति में एक उदाहरण बनकर के हमारे सामने खड़े हैं कि राष्ट्रपति हो तो द्रौपदी मुर्मू जैसा, प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी जैसा, और मुख्यमंत्री यदि कोई हो तो वो योगी आदित्यनाथ जैसा। ये एक उदाहरण हो गए हैं, एक ये लाइन खिंच गई है, और अब इस लाइन के आगे बड़ी लाइन खींचना शायद राजनीति में किसी के बस का मुझे तो दिखाई नहीं देता। आज राजनीति में इनके सामने बराबर में कोई बड़ी लाइन खींचने लायक आज मुझे चेहरा नहीं दिखाई देता है। कल को आने वाले समय में कोई योगी, कोई तपस्वी, कोई इस तरह की मात्र शक्ति पैदा होकर आगे बढ़ जाए तो बात की बात है। लेकिन अब इस भारत के भाग्य ने करवट ली है, और इस करवट का अंदाजा इसी से लगाइए कि आज एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बन गई है, सर्वोच्च पद पर बैठी है। ये हमारे देश का आज भाग्य देखिए, आदिवासियों का भाग्य देखिए, और हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए कि जो
विरोधी दल हैं उनके लाख कोशिश करने के बावजूद, लाख अटकलें करने के बावजूद, और ये यशवंत सिन्हा कह रहे थे कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने सांसद और विधायक, तो लोगों ने अंतरात्मा की आवाज सुनी। जो भी कोई जरा बहुत शंकर भगवान का भक्त होगा, और कईयों को शंकर भगवान ने वो ज्ञान दिया होगा कि बेटा अंतरात्मा की आवाज सुन और उसको चुन जो इस देश के हित में काम करने जा रहा है और भोले बाबा की जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने जा रहा है। तो 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसमें कांग्रेस के भी थे, जिसमें समाजवादी पार्टी के भी थे, जिसमें एनसीपी के भी सांसद थे। ये कोई पहली बार हुआ है कि पार्टी लाइन से हटकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कैंडिडेट के पक्ष में लोगों ने खुलकर वोट किया है। इसका परिणाम है कि आज शिव की अनन्य भक्त द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह 24 जुलाई को होगा, लेकिन वोटों के अनुसार उनको घोषित कर दिया गया है कि उन्हीं के पक्ष में जो ये वोट हुआ है चुन लिया गया है। वंदे मातरम।